एपिसोड की स्टार्ट में हम देखते हैं कि सोहो के दो साथी पुलिस के दो आदमियों को अगवा कर लेते हैं और पुलिस वालों के कपड़े पहनकर हैना के साथ हॉस्टल के अंदर चले जाते हैं। सोहो हॉस्टल से बाहर निकलने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी हैना अपने आदमियों के साथ हॉस्टल में एंट्री लेती है ताकि वो सोहो को ढूंढ सके। अब पुलिस से डरकर सोहो बेसमेंट में चला जाता है और वहाँ पर उसकी मुलाकात ब्लैक टाइगर से होती है। उन दोनों के बीच अच्छी खासी हाथापाई भी होती है, पर सोहो ब्लैक टाइगर को चकमा देने में कामयाब होता है। अब वापस ऊपर आने के बाद सोहो अपने आप को बचाने के लिए योंगरो को अपनी शील्ड बना लेता है और पुलिस से कहता है कि अगर मेरे 3 गिनने तक आप सबने अपनी बंदूक के नीचे नहीं रखी तो मैं इस लड़की को शूट कर दूंगा। सोहो 3 तक गिनती भी कर लेता है, पर पुलिस तस से मस नहीं होती। सोहो के पीछे से एक पुलिसमैन जो कि सोहो का ही आदमी था, वो हैना को शूट करने ही वाला था कि तभी ब्लैक टाइगर की नजर उस आदमी पर पड़ती है और वो हैना को बचाने के लिए उसे कवर करने लगता है और बदले में गोली ब्लैक टाइगर को लग जाती है। अब अपने बॉस को इंजर्ड देख ब्लैक टाइगर के आदमी भी शूटिंग करने लगते हैं और नॉर्थ कोरियन स्पाइस भी उनकी शूटिंग का जोरदार तरीके से जवाब देते हैं। हैना ब्लैक टाइगर को एक पिलर के पीछे छुपा देती है और उसका खून रोकने की कोशिश करती है। जैसे ही ब्लैक टाइगर को थोड़ा ठीक लगता है वो जैक को शूट कर देता है। अब अपने पार्टनर को जख्मी देख स्पाइली पगला सा जाता है और सब पर अंधाधुन गोलियां चलाने लगता है। इस फायरिंग से योंगरो को भी बहुत डर लग रहा था और सोहो ये बात नोटिस करता है। अब इतनी फायरिंग के बाद जब नॉर्थ कोरियन स्पाइस की बुलेट खत्म होने लगती है तो वो अपनी फायरिंग स्लो कर देते हैं और इसी बात का फायदा उठाते हुए पुलिस जोर शोर से गोलियों की बरसात करने लगती है। ब्लैक टाइगर नोटिस करता है कि कुछ स्टूडेंट्स अभी भी स्टेयरकेस के पास है, जो कि बहुत ही अनसेफ जगह थी। अब उन स्टूडेंट्स की सेफ्टी के लिए ब्लैक टाइगर पुलिस वालों की फायरिंग बंद करवा देते हैं। जल्दी पुलिस के और भी आदमी हॉस्टल के अंदर आ जाते हैं और उन सब से बचने के लिए सोहो शूट करके एंट्रेंस का झूमर गिरा देता है ताकि उसे और भी ज्यादा समय मिल जाए। समय मिलने पर सोहो अपने आसपास ग्रेनेड लगा देता है और एक ग्रेनेड को अपने हाथ में रखकर पुलिस को डराने लगता है कि अगर वो लोग कुछ ही मिनटों में इस कमरे से बाहर नहीं गए तो वो यहाँ पर ब्लास्ट कर देगा। अब सभी स्टूडेंट्स की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए ब्लैक टाइगर अपनी टीम को बाहर जाने का ऑर्डर देते हैं। जैसे ही ब्लैक टाइगर अपनी टीम के साथ बाहर जा ही रहे होते हैं कि तभी सोहो उन्हें रोककर कहता है कि ब्लैक टाइगर तुम यहीं पर रुकोगे। हैना सोहो की इस डिमांड से बिल्कुल भी खुश नहीं थी, पर तभी सोहो हैना से कहता है कि अगर तुमने या तुम्हारी टीम ने हमारे ऊपर हमला करने के बारे में सोचा भी तो मैं सबसे पहले ब्लैक टाइगर को ही मारूंगा। ब्लैक टाइगर सोहो की शर्त को मान लेता है और वो अपनी सभी टीममेट्स को इंक्लूडिंग हैना बाहर भेज देता है। सोहो की ये हैवानियत देख योंगरो को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसने अपने भोले चेहरे के पीछे और कितने चेहरे छुपा कर रखे हैं। दूसरी तरफ वार्डन चुपके से अपने ऑफिस में चली जाती है। तीनों स्पाइस को इस बात की चिंता थी कि वो रात के 10 बजे के पहले इस हॉस्टल से कैसे बाहर निकलेंगे। आखिर उन तीनों को आज रात 10 बजे प्रोफेसर और अपने बाकी साथियों के साथ नॉर्थ कोरिया जो लौटना था। अब अपने आप को पुलिस से बचाने के लिए सोहो अपने साथियों से कहता है कि वो इस हॉस्टल के हर दरवाजे और विंडो पर वायर टेपिंग कर देगा जिससे कि पुलिस अंदर ना आ पाए। साथ ही साथ सोहो अपने साथियों को ये भी ऑर्डर देता है कि वो इस हॉस्टल में मौजूद हर एक इंसान को कैफेटेरिया में जमा करे ताकि वो तीनों मिलकर सब पर एक साथ नजर रख सके। बाहर हैना मिस्टर एन को हॉस्टल के अंदर की सिचुएशन के बारे में इन्फॉर्म करती है और उनसे बैकअप की डिमांड भी करती है क्योंकि उसे किसी भी हालत में ब्लैक टाइगर को रेस्क्यू करना ही था। सारी सिचुएशन को जानने के बाद भी मिस्टर एन हैना को सब्र करने के लिए कहते हैं। दरअसल मिस्टर एन इसलिए कोई फैसला नहीं ले रहे थे क्योंकि अगर मिस्टर चांग्सू को ये बात पता चल गई कि मिस्टर एन के नाक के नीचे से ब्लैक टाइगर ने नॉर्थ कोरियन स्पाइस पर हमला कर दिया है तो वो मिस्टर ली की अच्छी खासी खबर लेंगे। अब इस मामले से बाहर निकलने के लिए मिस्टर ली अपनी वाइफ से बात करते ताकि वो उनकी भी राय जान सके। मिसेस ली को जैसे ये बात पता चलती कि होसू यूनिवर्सिटी में नॉर्थ कोरियन स्पाइस ने हमला किया है, उनकी दिमाग की बत्ती जलती और उन्हें याद आता है कि उस तांत्रिक ने भी मिसेस चांगसू को 13 वर्जिन लड़कियों की बलि चढ़ाने के लिए कही थी। मिसेस ली को लग रहा था कि ये जो हॉस्टल में हमला हुआ है उसमें 13 लड़कियां मारी जाएंगी और उससे मिसेस चांगसू की मन्नत भी पूरी हो जाएंगी जिससे कि मिस्टर चांगसू प्रेसिडेंट बन जाएंगे। अब मिस्टर चांगसू का पल्ला भारी देख मिसेस ली भी अपने पति को यही एडवाइस देती है कि वो चांगसू के ही साइड रहे ताकि फ्यूचर में उन लोगों का भी भला हो जाए। उन दोनों की ये सारी बातें मिसेस चांगसू सुन लेती जो कि मिसेस ली से उनके घर मिलने आई थी। मिसेस चांगसू अच्छी तरीके से जानती थी कि योंगरो अब तक वापस घर नहीं लौटी, जिसका साफ साफ मतलब यही था कि वो भी बाकी स्टूडेंट्स के साथ हॉस्टल में ही फंसी है। पर ये बात जानने के बाद भी मिसेस चांगसू के माथे पर एक शिकंज तक नहीं आती। दूसरी तरफ स्पाइली ग्वांगदी और हाईरियोंग के बॉयफ्रेंड को एक दूसरे से बांध देता है और उनके बीच में ग्रेनाइट फंसा देता है जिससे कि वो दोनों भी हिल तक नहीं पाते।
क्योंकि उन दोनों को ये लग रहा था कि स्पाइली ने ग्रेनाइट को एक्टिवेट करके उनके बीच में फंसा दिया है। पर स्पाइली जैसे उनकी आंखें बंद करता है, वापस से ग्रेनाइट को डीएक्टिवेट कर देता है। सभी लड़कियों के कैफेटेरिया में आने के बाद हारियोंग ये बात नोटिस करती है कि वार्डन इस कमरे में नहीं है। जल्दी ये बात पूरे कमरे में फैल जाती है और रिसेप्शनिस्ट बाकी सभी लड़कियों से कहने लगती है कि हो सकता है वार्डन अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से भाग गई हो। अब रिसेप्शनिस्ट की ये बात सुन सभी लड़कियां पैनिक करने लगती है, पर तभी ही वार्डन कमरे में आ जाती है। स्पाइली वार्डन से कहता भी है कि मैंने तो पूरा हॉस्टल छान मारा, तुम मुझे कहीं भी नहीं मिली, तो तुम कहाँ से आ रही हो। तो जवाब में वार्डन कहती कि ये हॉस्टल मेरा है, तो जाहिर सी बात है कि इसे तुमसे कई ज्यादा अच्छी तरीके से मैं जानती होंगी। वार्डन सभी लड़कियों को दिलासा देने लगती है, पर तभी ही जैक फ्रंट रो में खड़ी हुई लड़कियों को विंडो के पास भेजने लगता है। अब लड़कियां इस बात से डरने भी लगती है, पर तभी ही ब्लैक टाइगर उन्हें समझाते हुए कहता है कि ये लोग कुछ लड़कियों को इसलिए विंडो के सामने खड़ा कर रहे हैं ताकि पुलिस शूट ना कर सके। मिस्टर ली सभी लड़कियों को दिलासा देते हुए ये भी कहते हैं कि ये तीन लोग मिलकर हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकते, क्योंकि बाहर हजारों की संख्या में पुलिस आप सबकी रक्षा करने के लिए खड़ी है। ब्लैक टाइगर की ये बात जैक को इंस्टिगेट करती है और वो उसे मारने लगता है। दूसरी तरफ मिसेस नामतेल को मिसेस एंग से ये बात पता चल गई थी कि होसो यूनिवर्सिटी पर नॉर्थ कोरियन स्पाइस ने हमला कर दिया है। अब ये बात जानने के बाद मिसेस नामतेल को भी टेंशन होने लगती है, क्योंकि उन्हें भी इस बात का डर लग रहा था कि अगर सच में 13 लड़कियों की जान चली गई तो हो सकता है कि चांगसू ही इस देश का अगला प्रेसिडेंट बन जाएगा। दूसरी तरफ मिस्टर एन हाना से कहते हैं कि इस बात का पता लगाओ कि मिस्टर चांगसू की बेटी योंगरो भी इस समय हॉस्टल में मौजूद है या नहीं। हाना जैसे ये बात अपने कोवर्कर को बताती, उन दोनों को इस बात की चिंता होने लगती कि अगर ये बात नॉर्थ कोरियन स्पाइस को पता चल गई तो योंगरो की जान खतरे में हो सकती है। हॉस्टल के बाहर पुलिस की आर्मी पूरी तरीके से तैयार थी, पर उनके पास हॉस्टल के अंदर जाने के लिए कोई भी रास्ता नहीं था, क्योंकि नॉर्थ कोरियन स्पाइस ने जगह जगह पर एक्सप्लोसिव तो लगा ही रखे थे, पर उन्होंने हॉस्टेजेस को भी विंडो के सामने खड़ा कर दिया था। दूसरी तरफ मिस्टर चांगसू सोहो के पापा को कॉल करके बताती है कि तुम्हारी टीम प्रोफेसर के साथ पोर्ट के लिए रवाना हो चुकी है। चांगसू सोहो के पापा को ये भी बताते कि प्रोफेसर के नॉर्थ कोरिया पहुंचते ही उनकी एक शिप में सोहो के पापा को $100 मिलियन मिल जाएंगे। चांगसू की सारी बातें सुनने के बाद सोहो के पापा उससे कहते हैं कि जैसे ही प्रोफेसर नॉर्थ कोरिया पहुंचेंगे हम उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बुलवाएंगे कि तुम्हारी अपोजिशन पार्टी को इलेक्शंस लड़ने के लिए पैसे नॉर्थ कोरिया ने दिए थे। अब इलेक्शंस में दमदार दो ही पार्टी थी, एक चांगसू की पार्टी और एक दूसरी पार्टी। तो उस दूसरी पार्टी को पूरी तरीके से हराने के लिए ही ये प्लान बनाया गया था। चांगसू सोहो के पापा से ये भी कहता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होने पर उन्हें उनके बचे हुए सारे पैसे भी मिल जाएंगे। नामदेल भी इस डील से बहुत खुश था। वो दोनों आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी मिस्टर एन वहाँ पर आकर उन दोनों को हॉस्टल पर हुए अटैक के बारे में बता देते हैं। नामदेल जैसे ही बात सुनता है वो मिस्टर एन को सजेस्ट करता है कि इस मामले के बारे में बाहर किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए, क्योंकि बहुत जल्द नॉर्थ कोरिया प्रेस कॉन्फ्रेंस होल्ड करने वाली है और जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होंगी हम खुद से ही उन नॉर्थ कोरियन स्पाइस को मरवा देंगे। इतना बोलकर नामदेल वहाँ से चला जाता है और उसके जाने के बाद मिस्टर एन चांगसू को बताते हैं कि सभी हॉस्टेजेस के साथ मिस्टर चांगसू की बेटी योंगरू भी हॉस्टल में ही फंसी हुई है। मिस्टर चांगसू ये जानने के बाद अपनी वाइफ को भी कॉल करते हैं, पर वो फोन की दूसरी साइड पर ड्रामा करते हुए कहती है कि उसे योंगरू की बहुत चिंता हो रही है। अब इन मगरमच्छ के आंसुओं को देख मिस्टर चांगसू को और भी ज्यादा चिंता होने लगती है और इस सीन से हमें पता चलता है कि चांगसू अपने दोनों बच्चों से यानी कि योंगरू और उसके बड़े भाई से बहुत प्यार करते हैं। चांगसू मिस्टर एन को ये ऑर्डर भी देते हैं कि अगर जरूरत पड़े तो तुम उन स्पाइस को भी मार देना, पर किसी भी हॉस्टेज पर खरोच भी नहीं आनी चाहिए। दूसरी तरफ रिसेप्शनिस्ट योंगरू को ये कहते हुए ताना मारने लगती है कि अगर तुमने उस दिन सोहो की जान नहीं बचाई होती तो आज हमें ये दिन नहीं देखना पड़ता। उन दोनों की ये बातचीत ब्लैक टाइगर भी सुन लेता है और वार्डन रिसेप्शनिस्ट को चुप रहने के लिए कहती है। सोहो वॉचमैन और उनके बेटे को ऊपर ले आता है जिससे कि वो सभी हॉस्टेजेस के साथ रह सके। योंगरू ये बात नोटिस करती कि ब्लैक टाइगर का खून कुछ ज्यादा ही बह रहा था। वो स्पाइली से इस बारे में परमिशन भी लेने लगती है कि क्या वो ब्लैक टाइगर को फर्स्ट एड दे सकती है, पर जैक की बात सुन लेता है और वो इस बात के लिए साफ इनकार कर देता है। योंगरू को इस बात का बहुत बुरा लगता है और वो अपनी जगह से उठ जाती है। अब योंगरू को अपनी ऑर्डर्स न फॉलो करते देख जैक उसके ऊपर बंदूक तान देता है, पर तभी पीछे से सोहो आ जाता है और जैक से कहता है कि तुम्हें भी तो फर्स्ट एड की जरूरत है ना। योंगरू जैसे ही फर्स्ट एड लेने जाती है सोहो भी उसके पीछे पीछे जाता है और उसे चुपके से निहारने लगता है। योंगरू जैसे ही कमरे से बाहर निकलती है सोहो उसका हाथ पकड़ लेता है ताकि योंगरू वायर टेप पर पैर न रख दे। अब सोहो को अपने लिए इतना कंसर्न देख योंगरू उससे पूछती भी है कि क्या तुम सच में
एक नॉर्थ कोरियन स्पाई हो और क्या मैंने सच में गुनहगार की ही मदद की है। योंगरू की ये बात सुन सोहो उससे गुस्से में कहता है कि अगर तुम ऐसी ही मनमानी करती रही तो तुम्हें मरने से कोई नहीं बचा पाएगा। दूसरी तरफ चांगसू सोहो के पापा को कॉल करके बताते हैं कि सोहो ने अपने कुछ आदमियों के साथ होसो यूनिवर्सिटी पर अटैक किया है और उन्होंने हॉस्टल में रहने वाली हर एक लड़की को अपना बंदी भी बना लिया है। अब ये बात जानने के बाद सोहो के पापा आग बबूला हो जाते हैं और वो चांगसू से कहते हैं कि इन सब में तुम्हारी आदमियों की गलती होंगी क्योंकि उन्होंने ही सोहो का पीछा किया होगा, क्योंकि वो तो बस होसो यूनिवर्सिटी के पीछे वाले पहाड़ पर हथियार और पैसे कलेक्ट करने गया था। सोहो के पापा साथ ही साथ चांगसू को ये वार्निंग भी देते हैं कि अगर सोहो को एक खरोच भी आई, चांगसू ये बात भूल जाए कि उनकी कभी नॉर्थ कोरिया के साथ कोई डील भी हुई थी। इतना बोलकर सोहो के पापा गुस्से में फोन रख देते हैं और उनकी ये बात ही उनकी सेक्रेटरी सुन लेती है। सेक्रेटरी के चेहरे को देखकर हमें पता चलता है कि वो सोहो की मुसीबत में होने से बहुत खुश थी। सिचुएशन को संभालने के लिए चांगसू भी होसो यूनिवर्सिटी के लिए रवाना होते हैं। नामदेल को भी जब ये बात पता चलती कि चांगसू की बेटी भी बाकी हॉस्टेजर्स के साथ हॉस्टल में फंसी हुई है, वो भी होसो यूनिवर्सिटी के लिए रवाना होता है। योंगरू जब ब्लैक टाइगर के जख्मों पर मलहम लगा रही होती है तो ब्लैक टाइगर उससे पूछता है कि क्या तुमने सोहो की मदद की थी ताकि वो यहाँ पर छुप सके। योंगरू इस बात का कोई जवाब नहीं देती पर ब्लैक टाइगर समझ जाता है कि योंगरू ने अनजाने में एक नॉर्थ कोरियन स्पाई की मदद की है। वो योंगरू से भी कहता है कि उसे डरने की कोई जरूरत नहीं है अगर उसने सोहो की मदद भी की है, क्योंकि उसने जो कुछ भी किया वो सब अनजाने में था। ब्लैक टाइगर इशारा करके योंगरू को फोर्सेप्स मांगता है और योंगरू भी बड़ी ही चालाकी से उसे वो फोर्सेप्स पकड़ा भी देती है। चांगसू मिस्टर आन को कॉल करके ऑर्डर देते हैं कि उन तीनों स्पाइस को हमें सेफली रेस्क्यू करना है। चांगसू की ये बात मिस्टर आन को समझ नहीं आती कि उन्हें स्पाइस को क्यों रेस्क्यू करना है, पर चांगसू के ऑर्डर्स को फॉलो करते हुए मिस्टर आन अपनी रेस्क्यू टीम के पास पहुंचते जहाँ पर हैना भी मौजूद थी और उनसे कहते कि अब से वो इस मिशन को लीड करेंगे। हैना सभी स्पाइस को मारने की बात भी करती पर मिस्टर आन उससे कहते हैं कि अभी हमारा फोकस सिर्फ इसी चीज पर होना चाहिए कि हम सभी हॉस्टेजेस को कैसे सेफली बाहर निकाले। अब सभी स्पाइस से नेगोशिएट करने के लिए मिस्टर आन माइक के जरिए हॉस्टल के सामने अनाउंस करते हैं कि उन्हें सोहो से बात करनी है। अब बात करने के लिए वो बिल्डिंग के सामने एक फोन भी रखते हैं। सोहो और उसके साथियों को मिस्टर आन की बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था, पर मिस्टर आन उन्हें इस बात का यकीन दिलाते हैं कि वो सोहो और उसके आदमियों को शूट नहीं करेंगे। सोहो इस बात के लिए मान जाता है और वो जैक से इस बारे में बात भी करता है, पर जैक को अब भी पुलिस की बातों पर यकीन नहीं था। तो सोहो जैक को दिलासा देते हुए कहता है कि हमारे पास बस यही एक ऑप्शन है। सोहो फोन उठाने के लिए हायरियोंग को अपने साथ ले जाता है। सोहो ग्वांगती और हायरियोंग के बॉयफ्रेंड को भी एक दूसरे से अलग कर देता है। इस इंसिडेंट से ग्रेनेड तो नहीं फटता पर ग्वांगती की पैंट जरूर गीली हो जाती है। सोहो ग्वांगती और हायरियोंग दोनों को ही अपने साथ बाहर वाले दरवाजे तक ले जाता है। अब बाहर वाले दरवाजे के सामने पहुंचने के बाद सोहो ग्वांगती को धमकी देने लगता है कि अगर वो दरवाजे के बाहर से फोन नहीं उठा कर लाया तो सोहो हायरियोंग को शूट कर देगा। अब अपने आप को सोहो से बचाने के लिए हायरियोंग ग्वांगती से प्यार के झूठे मोटे वादे करने लगती है। वो कहती है ना कि मुश्किल समय में गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। हायरियोंग भी कुछ ऐसा ही कर रही थी। हायरियोंग की बात मान ग्वांगती बाहर जाता है ताकि वो फोन उठा सके और पुलिस भी इस बात की एश्योरिटी सोहो को देती है कि वो किसी पर भी शूट नहीं करेंगी। पर ग्वांगती जैसे ही फोन उठाने के लिए नीचे झुकता है हाना सोहो पर शूट कर देती है। किस्मत से सोहो को गोली नहीं लगती पर दोनों ही साइड से फायरिंग शुरू हो जाती है। सोहो अपने आप को कवर करते हुए ग्वांगती को हॉस्टल के अंदर ले आता है, वो भी फोन के साथ। जल्दी चांगसू भी यूनिवर्सिटी के बाहर पहुंच जाते हैं और जैसे ही उन्हें ये बात का पता लगता है कि हाना ने फायरिंग की शुरुआत की थी, वो हाना को सस्पेंड कर देते हैं। हाना अपनी सफाई देने की कोशिश भी करती है पर चांगसू उसकी बात मानने के लिए तैयार ही नहीं थे। हॉस्टल के अंदर सभी हॉस्टेजेस की पहरेदारी जब सिर्फ स्पाइली कर रहा था तभी ब्लैक टाइगर योंगरू को इशारा करता है और ये इशारा देखने के बाद योंगरू पेट दर्द का बहाना करने लगती है। अब योंगरू को चिल्लाते देख स्पाइली उसके पास जाता है और तभी ही ब्लैक टाइगर स्पाइली के पीछे खड़ा हो जाता है, वो भी चुपके से ताकि वो उस पर हमला कर सके। पर जल्दी ब्लैक टाइगर के पीछे से जैक भी आने लगता है तो ब्लैक टाइगर को बचाने के लिए वॉचमैन अपनी कमर दुखने का बहाना करने लगते हैं, जिससे कि ब्लैक टाइगर को समझ में आ जाता है कि कोई तो भी पीछे से आ रहा है। तो अपने आप को बचाने के लिए वो फिर से अपनी जगह पर बैठ जाता है। दूसरी तरफ नामदेल जैसी यूनिवर्सिटी के पास पहुंचता है, वो और चांगसू अकेले में सोहो से बात करते हैं और उसे ये भी बताते हैं कि वो नॉर्थ कोरियन गवर्नमेंट के साथ मिले हुए हैं और वो उन तीनों ही स्पाइस को सेफली इस यूनिवर्सिटी से बाहर निकालना चाहते हैं। सोहो को अपनी बात पर विश्वास दिलाने के लिए चांगसू उसे एक कोड वर्ड भी बताता है जिससे कि सिर्फ सोहो के पापा और सोहो ही जानते थे।
चांगसू से बात करने के बाद सोहो जैसे ये सारी बातें जैक को बताता है तो जैक को चांगसू की बातों पर एक पैसे का भी भरोसा नहीं होता। तो इस सेफ्टी वाली बात को कंफर्म करने के लिए सोहो योंगरो के रूम में जाता है क्योंकि वो जानता था कि वहाँ पर एक रेडियो है। अब इस रेडियो से सोहो नॉर्थ कोरियन रेडियो चैनल से कनेक्ट करने की कोशिश करता है। थोड़ी देर कोशिश करने के बाद सोहो को नॉर्थ कोरियन रेडियो चैनल मिल भी जाता है और उस रेडियो चैनल को सुनने के बाद सोहो को पता चलता है कि चांगसू जो कुछ भी कह रहा है वो सब सच है और वो लोग सच में इन तीनों नॉर्थ कोरियन स्पाइस की मदद करना चाहते हैं। दूसरी तरफ हम योंगरो के भाई को देखते जो कि अपने एक दोस्त के साथ अपनी शिफ्ट चेंज कर लेता है। अपनी दोस्त की बात मानकर योंगरो का भाई अपनी चीफ को रिपोर्ट करने के लिए जाता है कि आज रात की शिफ्ट वो अपने दोस्त के बदले करना चाहता है। चीफ भी ये बात मान जाते और योंगरो के भाई के जाने के बाद वो उसकी तारीफ करने लगते हैं कि ये लड़का इतने अमीर घराने से होने के बाद भी सबकी मदद करते रहता है। दूसरी तरफ सोहो अपने साथियों को साउथ कोरियन गवर्नमेंट पर विश्वास करने के लिए कन्विंस कर लेता है। नॉर्थ कोरियन स्पाइस की बोट जिसमें कि प्रोफेसर भी थे वो बोट को मिलिट्री ऑफिसर्स पकड़ लेते हैं और उनसे पूछते हैं कि वो लोग रिस्ट्रिक्टेड एरिया में क्या कर रहे हैं। तो नॉर्थ कोरियन स्पाइस ये बहाना बनाने लगते कि उनका इंजन खराब हो गया था। साउथ कोरियन मिलिट्री भी उनकी बात मान लेती है और वो वापस वहाँ से लौट ही रही थी कि तभी प्रोफेसर साउथ कोरियन मिलिट्री से मदद मांगने लगते हैं। अब प्रोफेसर हैन को चिल्लाते देख नॉर्थ कोरियन स्पाइस उन पर हमला कर देते हैं और उन्हें जान से मार देते हैं। मिलिट्री वालों को भी समझ आ जाता है कि यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है और वो लोग भी फायरिंग करने लगते हैं। फायरिंग के दौरान हमें इस बात का भी पता चलता है कि योंगरो का भाई भी उसी मिलिट्री वाली बोट पर मौजूद है। दूसरी तरफ सोहो हॉस्टल छोड़ने से पहले योंगरो को मन भर के देख लेता है। योंगरो भी ये बात जानती थी कि सोहो उसी की तरफ देख रहा है पर वो इस बात पर कुछ भी रिएक्ट नहीं करती। सोहो जल्दी अपने साथियों के साथ बेसमेंट वाले रास्ते से बाहर निकलने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ मिस्टर चांगसू को भी बोट वाले इंसिडेंट के बारे में पता चल जाता है और वो नामतेल को जैसे अपने प्लान के फेल होने के बारे में बताते हैं। नामतेल चांगसू से कहता है कि अब उन्हें प्लान बी का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। सोहो और उसके साथी जैसे ही बेसमेंट वाले रास्ते से बाहर निकलते हैं पुलिस उन पर हमला कर देती है और इसी भाग दौड़ में स्पाइली को भी गोली लग जाती है और इसी सीन के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो अब जो कि प्रोफेसर मर चुके हैं क्या सोहो और उसके साथी सेफली हॉस्टल से बाहर निकल पाएंगे? ये योंगरो सब कुछ भुलाकर सोहो से प्यार करने लगेंगी? इन सभी सवालों के जवाब हमें मिलेंगे आने वाले कुछ एपिसोड्स में। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड, बाय बाय।